नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू दी एसपी एनोटेट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दी एसपी। आज जो मूवी हम नरेट करने वाले हैं वो एक जापानीज रोमांस फैंटेसी ड्रामा शोनर से बिलोंग करती है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है मित्सुआ नाम की एक लड़की को, जो अचानक से अपनी नींद से उठ जाती है। उसे लगता है उसने कोई सपना देखा है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मित्सुआ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर उसे उसकी नानी और छोटी बहन मिलती है। मित्सुआ के डैड मेयर के इलेक्शन की वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, और मित्सुआ की मॉम की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। बहुत जल्द एक कॉमेट इनके शहर के ऊपर से गुजरेगा। फिर बताया जाता है कि ये कॉमेट 1200 साल बाद दिखाई देगा। इसके बाद मित्सुआ और उसकी छोटी बहन स्कूल चली जाती है। स्कूल में मित्सुआ को उसकी नोटबुक में हु आर यू लिखा हुआ मिलता है। उसे समझ नहीं आता ये किसने किया है। इसके बाद क्लास में मित्सुआ की टीचर उसे आवाज़ लगाती हैं और बोलती हैं, छोटी बच्ची हो क्या? जोक्स अपार्ट। फिर मित्सुआ खड़ी हो जाती है और टीचर बोलती हैं, चलो कम से कम आज तुम्हें अपना नाम तो याद है, कल तो तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं था। फिर मित्सुआ के दोस्त भी उसे बताते हैं कि कल तुम अपनी डेस्क और लॉकर भी भूल गई थी, और तुम अपने बाल भी खोल कर आई थी। मित्सुआ कहती है कि मुझे कल के बारे में कुछ याद नहीं है, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। रात को दिखाया जाता है मित्सुआ और उसकी छोटी बहन टेम्पल में डांस परफॉर्म करती हैं। इसके बाद वो राइस को मुंह से चबाकर उन चबे हुए राइस को एक बॉक्स में स्टोर करती हैं, जिससे कि वो टाइम के साथ अल्कोहल बन जाए। दरअसल ये उनके पुराने रीति रिवाज होते हैं। मित्सुआ के कुछ स्कूल के बच्चे ये सब देखकर उसका मजाक बनाते हैं। मित्सुआ को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ की लाइफ से बोर हो चुकी है, इसीलिए वो रोते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अपनी लाइफ से नफ़रत है, मुझे इस जगह से नफ़रत है, और अगले जन्म में मुझे टोक्यो का कोई स्मार्ट लड़का बनाना। और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो एक लड़के के रूप में उठती है, जिसका नाम ताकी होता है, जो टोक्यो सिटी में रहता है। मित्सुआ बिल्कुल हैरान होती है, वो एक लड़का बन गई है। मित्सुआ को लगता है वो एक सपने में है, पर ऐसा नहीं होता। ताकी के घर में ताकी और उसके डैड रहते हैं, जो उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। ताकि स्कूल जाता है, जहाँ पर वो किसी को नहीं जानता, पर तभी उसे उसका फ्रेंड सुकासा पहचान लेता है। उसके बाद वो सब एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर मित्सुआ को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, तुम्हें काम पर आने में देर हो गई है। मित्सुआ अपने दोस्तों से बोलती है, मुझे काम पर जाना है। फिर दोस्त बोलते हैं, तुम जा सकते हो। मित्सुआ हिचकिचाते हुए पूछती है, मैं काम कहाँ करती हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त हैरानी से उसे देखते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मित्सुआ, जो ताकी नाम के लड़के की बॉडी में है, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करता है, जहाँ पर वो किसी भी काम को सही से नहीं करती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है और क्या करना है, पर वो टोक्यो शहर की लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही होती है। फिर रात को सोने से पहले वो अपने हाथ पर अपना नाम लिखती है, मित्सुहा, जिस तरह उसकी नोटबुक पर किसी ने लिख दिया था, हु आर यू। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है, वो अपने शरीर में होती है, अपने विलेज में होती है, पर उसे कल के बारे में कुछ याद नहीं होता। और वहाँ ताकी जब उठता है, वो देखता है उसके हाथ पर किसी ने मित्सुआ लिखा हुआ होता है। ताकी को भी कल के बारे में कुछ याद नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि जब वो दोनों रात को सोते हैं तो इनके शरीर एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। यानी कि ताकी जो टोक्यो शहर में रहता है, वो मित्सुआ के शरीर में चला जाता है और उसके गांव की ज़िंदगी जीता है। वहीं मित्सुआ ताकी के शरीर में आ जाती है और टोक्यो शहर की ज़िंदगी जीती है, जैसा कि वो हमेशा से जीना चाहती थी। पर इन दोनों को कुछ याद नहीं होता। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इनके आसपास के लोग इन्हें एहसास दिलाते हैं कि एक दिन पहले जो तुम कर रहे होते हो, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि वो तुम हो। और अब इन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि सोने के बाद ये दोनों शरीर बदल लेते हैं, इसीलिए एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ते हैं, जिसमें ये एक दूसरे को बताते हैं कि कल इन्होंने पूरा दिन क्या क्या किया, क्योंकि नींद से जगने के बाद इन्हें कुछ याद नहीं रहता। साथ ही ये भी रूल होता है कि ये दोनों नहा नहीं सकते और ना ही एक दूसरे के शरीर को छू सकते हैं, और ना ही मित्सुआ ताकी के पैसों को ज़्यादा वेस्ट कर सकती है। अब वो दिन भी आता है जब कॉमेट मित्सुआ के गांव पर गिरने वाला है और ये दोनों अपने अपने शरीर में होते हैं। मित्सुआ ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि उसके साथ काम करने वाली मिस ओकोडेरा, जिसे सभी पसंद करते हैं, उसके साथ मित्सुआ ने ताकी की डेट फिक्स कर दी है।
ताकि इससे बहुत खुश होता है। वो मिस ओकोडेरा से मिलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है जो इन दोनों की डेट फिक्स करने के बाद बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं ताकी को पसंद करने लगी है, उससे प्यार करने लगी है। ताकी और ओकोडेरा एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं, लेकिन ओकोडेरा जाने से पहले ताकी को कहती हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आज बहुत बदले हुए लग रहे हो। और ओकोडेरा जाने के बाद ताकी एक बार फिर से अपने फ़ोन में मित्सुआ के नोट्स पढ़ना शुरू कर देता है जो उसने उसके लिए लिखे हुए होते हैं। मित्सुआ ने लिखा हुआ होता है कि जब तुम्हारी डेट ख़त्म होगी तब आसमान में तुम्हें कॉमेट दिखना शुरू हो जाएगा। ताकि आसमान में दिखता है पर उसे कोई कॉमेट दिखाई नहीं देता। ताकि मित्सुआ को कॉल भी करता है पर वो नॉट रीचेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जो आसमान में धूमकेतु को देख रही होती है, जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हमें आगे दिखाया जाता है कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब ताकी के शरीर में कभी भी मित्सुआ नहीं आती और ना ही मित्सुआ के शरीर में ताकी जाता है। इस बात से ताकी परेशान हो जाता है। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि मित्सुआ का गांव किस तरफ है, इसीलिए वो अपनी यादों से एक गांव का स्केच ड्रॉ करता है ताकि मित्सुआ से मिल सके और अपने दोनों दोस्तों के साथ गांव को ढूंढने के लिए जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता और जब ये सब हताश हो जाते हैं और वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान वहाँ एक शेफ़ इस फ़ोटो को देख लेता है और वो बताता है कि ये इटोमोरी है, मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। ताकि को ये नाम याद आ जाता है और वो कहता है मुझे इटोमोरी जाना है। ये सुनकर शेफ़ और उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से 3 साल पहले सन 2013 में इटोमोरी गांव एक धूमकेतु के टुकड़े के गिरने की वजह से पूरा तबाह हो चुका था। अब ताकि उस जगह जाता है जहाँ पर इटोमोरी होता है और वो देखता है कि धूमकेतु गिरने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है जो अब एक झील बन चुकी है। ताकि को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस आ जाता है। वापस आकर उस डेटा को देखता है जिसमें इटोमोरी लोगों की डिटेल्स होती हैं जो धूमकेतु गिरने की वजह से मर गए थे और इसमें मित्सुआ का नाम भी होता है। साथ ही उसके फ़ोन पर मित्सुआ ने जितने भी नोट उसके लिए लिखे होते हैं वो सब के सब गायब हो चुके होते हैं। ताकि को विश्वास हो जाता है जो कुछ उसने देखा वो सब एक सपना था, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। और अब यहाँ पर उसके रूम में ओकोडेरा आती है जिसके साथ मित्सुआ ने ताकि की डेट फिक्स की थी और वो देखती है कि ताकि के हाथ में धागों से बना एक रिबन बंधा होता है। वो ताकि से पूछती है कि ये कहाँ से आया। ताकि उसे बताता है कि आज से 3 साल पहले 2013 में उसे एक लड़की मिली थी जिसे वो नहीं जानता था। उसने ये मुझे रिबन दिया था, मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ, इसीलिए मैं इसे हमेशा पहने रखता हूँ। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग ताकि के दोस्त उठते हैं वो देखते हैं कि ताकि ने एक लेटर छोड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम लोग टोक्यो वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। वहीं ताकि को दिखाया जाता है जो गांव के एक मंदिर में जाता है। ये मित्सुआ और उसकी नानी के पूर्वजों का होता है, जहाँ पर ताकि मित्सुआ की नानी और उसकी बहन के साथ उस वक्त में गया था जब वो मित्सुआ के शरीर में था। हालांकि ये सब उसे एक सपना लग रहा होता है, लेकिन जब वो उस जगह पहुँचता है तो वो देखता है कि वो मंदिर सच में है और उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा था वो एक हकीकत है। बस फ़र्क इतना है कि ताकि 2016 में था और मित्सुआ 2013 में, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग टाइमलाइन थी। जिस टाइमलाइन में इनके शरीर बदलते थे, इसलिए ताकि ने जब टोक्यो में मित्सुआ को कॉल किया था उसके फ़ोन नॉट रीचेबल जाता था क्योंकि वो उस टाइम तक मर चुकी होती है। ताकि यहाँ पर देखता है कि मित्सुआ की वो बोतल भी यहाँ होती है जो कि खुद उसने मित्सुआ के शरीर में रहने के बाद यहाँ रखी थी, जिस बोतल के अंदर राइस थे जिन राइस को चबाने के बाद मित्सुआ ने उसी में डाल दिया था ताकि वक्त बीतने के बाद वो अल्कोहल बन जाए। ये उनका एक पुराना रीति रिवाज होता है। ताकि उस बोतल को खोलता है और उसमें से एक ढक्कन पी जाता है और वो जैसे ही पीता है वैसे ही उसके दिल और दिमाग में उसकी सारी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि मित्सुआ ने किस तरह अपना पूरा जीवन इस गांव में बिताया है। उसे मित्सुआ की यादों में ये भी दिखता है कि जिस दिन मित्सुआ ने ओकोडेरा और ताकि की डेट फिक्स की थी, जिस दिन धूमकेतु गिरने वाला था, उस दिन सुबह वो बहुत दुखी थी और जब वो धूमकेतु को देख रही होती है तभी धूमकेतु 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक टुकड़ा उसके गांव की ज़मीन पर गिरता है जिससे मित्सुआ के साथ गांव के सभी लोग मर जाते हैं।
और अगले ही पल ताकी की आँख खुलती है और वो देखता है फिर से एक बार मित्सुआ के शरीर में आ गया होता है। ये वही दिन होता है जिस दिन धूमकेतु ज़मीन पर गिरने वाला होता है। दरअसल ताकी ने अल्कोहल पीने से पहले ये कहा था कि मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं सभी को बचा सकूं। अब मित्सुआ अपनी नानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज कॉमेट हमारे गांव पर गिरने वाला है। नानी समझ जाती है कि मित्सुआ के शरीर में कोई और है और वो उसे बताती है कि ऐसे सपने मुझे भी आते थे और ऐसे सपने तुम्हारी माँ को भी आया करते थे। ये दरअसल तुम्हें अपने खानदान से मिला है। अब मित्सुआ जिसके अंदर ताकी है वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ मित्सुआ के शरीर में, तो मेरे शरीर में मित्सुआ होगी जो शरीर के मंदिर में है, यानी कि वो उसके आसपास ही है और वो मित्सुआ से मिलने के लिए जाता है। वहीं ताकी को दिखाया जाता है जिसके शरीर में मित्सुआ होती है और जब वो ऊपर से अपने गांव को देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक झील है। उसे ऐसा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि वो अब 2016 में है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर धूमकेतु गिरा था जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया और तभी उसे ताकी की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल ताकी जो मित्सुआ के शरीर में होता है वो भी यहाँ पहुँच चुका होता है जो 2013 में है और जो मित्सुआ ताकी के शरीर में है वो सन 2016 में है, इसीलिए एक दूसरे को देख नहीं सकते और सूरज भी ढल जाता है। जैपनीज़ कल्चर में शाम के वक्त को एक ऐसा वक्त माना जाता है जिस वक्त में इंसान ऐसी चीज़ें देख सकता है जो दुनिया में कोई नहीं देख सकता और ऐसे ही यहाँ पर शाम हो जाती है। ये दोनों अलग अलग वक्त में होने के बावजूद भी पहली बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इस पल में वो दोनों अपने अपने शरीर में होते हैं, यानी अपने अपने अस्तित्व में होते हैं। ताकी के हाथ में जो रिबन होता है वो उसे मित्सुआ ने दिया होता है। ताकि वो रिबन मित्सुआ को वापस करते हुए कहता है, जिस वक्त तुमने मुझे ये रिबन दिया था उस वक्त मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। मैंने इसे पिछले 3 साल से संभाल कर रखा है। और तभी आसमान में धूमकेतु दिखना शुरू हो जाता है। ताकि मित्सुआ से कहता है कि हम एक दूसरे को भूल ना जाएं, इसीलिए अपने अपने नाम एक दूसरे के हाथ पर लिख देते हैं। ताकि मित्सुआ के हाथ पर अपना नाम लिखता है, पर जैसे ही मित्सुआ ताकि के हाथ पर अपना नाम लिखने वाली होती है, ये मैजिकल आवर ख़त्म हो जाता है और मित्सुआ यहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि वो अपने टाइम सन 2013 में चली गई है और ताकि सन 2016 में रह जाता है। ताकि कहता है इससे पहले मैं उसका नाम भूल जाऊँ उसे अपने हाथ पर लिख लेता हूँ, पर जैसे ही वो उसका नाम लिखने वाला होता है वो सब कुछ भूल जाता है। पर उसे याद होता है कि मैं किसी को बचाने के लिए आया था, पर उसे उसका नाम याद नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने पूरे टाउन को बचाना चाहती है। उसकी यादें भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती हैं और जब वो अपने हाथ पर देखती है तो वहाँ पर ताकि का नाम नहीं होता, क्योंकि ताकि ने हाथ पर आई लव यू लिखा होता है। इसके बाद मित्सुआ अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हमें अपने गांव को खाली कराना होगा। धूमकेतु का टुकड़ा हमारे गांव पर कभी भी गिर सकता है। उसके डैड देखते हैं धूमकेतु 2 हिस्सों में बंट चुका है, जैसा कि उसने बोला था। अब उन्हें मित्सुआ की बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, इसीलिए वो गांव के सभी लोगों को लेकर गांव के बाहर जो स्कूल होता है वहां चले जाते हैं। और जब इनके गांव पर धूमकेतु गिरता है तो गांव पूरा तबाह हो जाता है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। वहीं हमें ताकि को दिखाया जाता है जो सब कुछ भूल चुका होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता और वो टोक्यो वापस आ जाता है। और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। ताकि को अब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसे एहसास है कि कुछ तो है जो उसकी ज़िंदगी में अधूरा है, इसीलिए वो हमेशा खोया खोया रहता है। वही हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अब टोक्यो शहर में आ चुकी है। उसके दिल में भी इस तरह के एहसास होते हैं। उसे भी लगता है उसे किसी की तलाश है और वो कौन है इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों आसपास होते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। फाइनली एक दिन वो दोनों अलग अलग ट्रेन्स में होते हैं और जब इनकी ट्रेन्स आमने सामने से गुजरती है ये एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों को एहसास होता है कि जिसकी इन्हें तलाश है वो यही है। और ये दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतरते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद स्टेयर पर एक दूसरे के सामने होते हैं, पर ये दोनों बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये एक दूसरे के बराबर से गुजर जाते हैं, पर ताकि से रहा नहीं जाता। वो मित्सुआ से कहता है कि हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं क्या। मित्सुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है हाँ शायद। ये सुनकर ताकि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इसके बाद ये एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। इसी के साथ ये कहानी योर नेम ख़त्म हो जाती है।
मैंने इस मूवी से इंस्पायर होके कुछ लिखा है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। न जाने वो कौन है जिसकी हमें तलाश है, उनकी कोई यादें नहीं, बस धुंधले से एहसास है। बहुत ढूंढा उन्हें जिनकी हमें तलाश है, कभी ना कभी मिलोगी, हमें पूरा विश्वास है। हर पल रहता है तेरी मौजूदगी का एहसास, पर आज एक अरसे बाद हुई है हमारी मुलाकात। सामने तुम हो पर बात कैसे करूं ये समझ नहीं आता। अगर पूछा हमने क्या तुम्हारा जवाब भी हाँ में आता। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड टॉप 3 मोस्ट लाइक्ड कमेंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे।